नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि जो 7 एग्री कमोडिटीज के वायदा कारोबार पर रोक लगाई गई है उसका ग्राउंड पर क्या रिएक्शन आ रहा है, ट्रेडर, फार्मर, एफपीओज क्या कह रहे हैं और अब यहां से आगे एग्री मार्केट की तस्वीर होगी क्या, इसी पर हम बात करेंगे एग्री वायदा का डब्बा गोल में। और चलिए, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं सुनील बलदेवा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। ज्ञानेश्वर धेकड़े हैं, परिवर्तन एफपीओ के। अनुज गुप्ता हैं, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल पुखराज चोपड़ा जी आपसे, चूंकि आप एग्री मार्केट को बहुत लंबे वक्त से ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या ये फैसला, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं, फैसले का क्या इंपैक्ट होने वाला है ग्राउंड पे? देखिए, ऐसे फैसलों का इंपैक्ट हमेशा बाजार के लिए नेगेटिव होता है। एक्सचेंज से भरोसा उठता है, लोगों का कमोडिटी के वायदा कारोबार से भरोसा उठता है। ये तो एकदम पहली बात हो गई। दूसरी बात, जिस तरह से इसके अंदर आइटम्स हटाए जा रहे हैं, पहले चना को हटाया, उसके बाद सरसों को हटाया, इसके बाद अब सोयाबीन और तेल को हटा दिया गया है, तो ये बातें भरोसे करने लायक नहीं है। फिर कमोडिटी मार्केट पे, इस वायदा प्लेटफॉर्म पे कौन भरोसा करेगा? ये भरोसे की बात नहीं है। जहां तक मृत्युंजय जी, मैंने आपका इंट्रो में सुना कि आपने बताया महंगाई की वजह से बंद किया। यदि महंगाई की वजह से बंद होना था तब ये 1500 रुपए तेल था, सोया तेल था, तब बंद होना चाहिए था। 10,000 रुपए सोयाबीन थी, तब बंद होनी चाहिए थी। अब यदि बंद करते हैं तो इसे, या आप ये कह सकते हैं कि ये लेट लतीफी है इनकी बंद करने में, या फिर डिसीजन में कोई न कोई भूल है। कुछ गड़बड़ जरूर है। नए व्यापारी इससे संतुष्ट है, नए किसान इससे संतुष्ट है। आप बंद कीजिए, पर बंद के कारण बताइए कि आपने किन कारणों से बंद किया, ताकि भरोसा हमारा कायम रहे। मृत्युंजय जी, हाँ, नहीं, जो आप बात कह रहे हैं सर वो ठीक है, लेकिन जो बंद की वजह के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो बंद की वजह तो ये मानी जा रही है कि महंगाई चूंकि बढ़ रही थी, खास करके तेलों की महंगाई। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, स्टॉक लिमिट लगाई, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट हुआ नहीं। और कुछ लोग मार्केट में ये भी कह रहे थे कि जो बाजार की तेजी है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो मैं अब आपसे सुनील जी ये पूछना चाहता हूं कि एक तबका मार्केट में ऐसा है इंडस्ट्री का जिनका मानना है कि अभी वायदा पर रोक लगाना ठीक है। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि जो तेजी थी सोयाबीन में या मस्टर्ड में, वो फंडामेंटल के खिलाफ थी। इतनी तेजी सीजन में आनी नहीं चाहिए थी। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं क्या? मर्चेंजी, जैसे पोखराज साहब ने बोला कि जब तेजी थी तब ये कदम उठाया जाना चाहिए था। लेटर में साफ लिखा हुआ है कि प्राइस रिव्यू को देखते हुए हमने ये कदम उठाया। तो ये तो सरकार की तरफ से तो पक्का कर दिया गया है कि तेजी को रोकने के लिए कृषि वायदा में रोक लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बहस इस चीज की है, क्या कृषि वायदा तेजी या मंदी लाते हैं क्या? क्योंकि 2016 में हम ये कह रहे थे कृषि वायदा के चलते मंदी आ रही है और किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि वायदा व्यापार के चलते तेजी आ रही है और उपभोक्ताओं को ढंग के भाव नहीं मिल रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक चीज पे चलना होगा। मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पर भी मैंने कई बार उठाया कि सरकार उपभोक्ता और किसान दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के चक्कर में ऐसे फैसले ले लेती है जिससे व्यापारी प्रताड़ित होता है, व्यापारी को लॉस होता है और वो व्यापारी धीरे धीरे इस ट्रेड से दूर हटता जा रहा है, तो सहित होता जा रहा है। उसका असर हमें अभी दिखाई दिया है कुछ हद तक दालों में। तिलन की हम बात छोड़ दें, क्योंकि तिलन तो इंटरनेशनल मार्केट पे ज्यादा चलता है, इंडिया क्योंकि इंपोर्ट पे निर्भर है, इसलिए तिलन को छोड़ते तो दलहन तो बिल्कुल ही नेट डिमांड है और भाव भी एमएसपी से बहुत ज्यादा नीचे है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही धीरे धीरे हर चीज से, हर जिन्स से, छोटे व्यापारी भी जो मंडी में किसानों से खरीद करते हैं वो भी दूर होते जाएंगे। क्योंकि आज आपको पता नहीं है कि कल सरकार क्या कदम उठाने वाली है और क्या डिसीजन लेने वाली है जिससे आपके व्यापार पे रातों रात फर्क पड़ जाए, रातों रात आपका व्यापार में लॉस हो जाए। तो आप एक न तो इंपोर्ट कर सकते हो, न आप एक पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है। अब संदीप बजोरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप खास करके ऑयल और ऑयल सीड के मार्केट को बहुत बारीकी से आप देखते हैं, समझते हैं।
आप जरा बताएं सर, क्योंकि ऑयल को लेकर ही ज्यादा सवाल खड़े हुए, खाने के तेल के दाम बहुत बढ़ गए और बहुत तरह के स्टेप सरकार ने उठाए, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट हुआ, दाम कुछ कम हुए, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। और अभी भी आप देखिए कि मस्टर्ड ऑयल के प्राइस काफी ज्यादा हैं। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये फैसला ठीक है या आपको भी लगता है कि ये मार्केट के खिलाफ है? ये फैसला तो ठीक नहीं है, वो बात में कोई दो राय नहीं है। इससे सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हेजिंग, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, ये सब दिक्कत हो जाएगी, किसानों को, मिलर्स को, प्रोसेसर्स को, इम्पोर्टर्स को, सबको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें समझना चाहिए, हमारा देश एक 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है और खाने पीने की चीजें एक पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट होती है, और स्पेशली इलेक्शन टाइम जब आने वाला है, ऐसे माहौल में हमने 50 बार, आज से 6 महीने से हम कह रहे हैं, 4 महीने से एक्सचेंजेस को सबको कह रहे हैं, ये आपने डेली फ्लक्चुएशन लिमिट को 4 का 6 किया, जब कीमतें 1.5 गुना 2 गुना चली गई थी। ये गलत हुआ है, ये 4 का 2 करना चाहिए था। आपको समझना चाहिए सब सेंसिटिव कमोडिटी है, इसमें हमको कंट्रोल से चलना पड़ेगा। हम खुलेआम छूट सबको दे देंगे तो यहाँ लोग जिस तरह से अपनी मर्जी है वैसे ऊपर नीचे करने के बैठ लग गए थे। तो ये हम तो मतलब रोज अंडे खा रहे थे और हम मुर्गी खाने की बात फिराक में रह गए, तो मुर्गी पूरी क्या कट गई, पूरा वायदा ही बंद हो गया। तो ये बात जो एक्सेस हुई है उसका पाप का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट की हालत ये है कि कीमतें इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने घटा दी है, 30-35 हजार करोड़ उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, 38.5% की ड्यूटी 7.5% की है, और वो कह रही है कंज्यूमर को उसका हमारे हिसाब से उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये सब डिलेमा ऐसा हो गया है और ये चक्कर में, चक्रव्यूह में फंस गए हैं जो जेन्युइन ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, इंपोर्टर्स हैं, जो प्रॉपर हेजिंग करते हैं, जो प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी में बिलीव करते हैं, वो लोग का भयंकर नुकसान हो गया है और अभी उन्हें कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। और ये गवर्नमेंट ने किया तो भी 1 साल के लिए कर दिया, ये तो बहुत गलत हुआ है। करना था तो 3 महीने के लिए करो भैया। सरसों मर्च की फसल आ रही है मार्केट में, सरसों की बुआई 25-30% अच्छी है, इंटरनेशनल दाम भी 3 महीने बाद अभी से $150 कम है, तो कीमतें 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए किलो तो 3 महीने बाद कम होनी है। लेकिन ये साल भर के लिए बंद कर दिया, ये थोड़ा गलत हुआ। मेरे ख्याल से 3 महीने बाद जब कीमतें कम हो जाएगी, हमको गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन लेके जाना होगा, बताना होगा कीमतें अभी इतनी कम हो गई है, सब कुछ हो गई है, तो प्लीज करके आप इसको रिवाइव करिए। अभी हमारे पास यही रास्ता बचा और कोई रास्ता। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक बार सरकार के पास जाना होगा, समझाना होगा, बताना होगा कि ग्राउंड सिचुएशन है क्या, दाम कम हुए हैं और 3 महीने में दाम और कम हो जाएंगे, तो इतने लंबे समय के लिए वायदा को रोकना ठीक नहीं है, ये आपकी राय है। चलिए, अब एफपीओ का क्या व्यू है, क्योंकि एफपीओ का एक बड़ा रोल होता है एग्री मार्केट में, और एफपीओ परिवर्तन एफपीओ से हमारे साथ ज्ञानेश्वर धेकड़े साहब जुड़े हैं। ज्ञानेश्वर जी, एक एफपीओ के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस फैसले पर? सर, मुझे इतना कहना है कि आज तो हमारे पंखे काट दिए। हम सब एफपीओ जो है, हम वायदा बाजार पे हमारा माल बेचते थे। हमें तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो फैसला लिया है, ये किसके भले के लिए लिया है? नहीं, कंज्यूमर के भले के लिए। महंगाई बढ़ रही थी, तेलों के दाम बढ़ रहे थे। नहीं सर, किसी ने बोला सर महंगाई नहीं बढ़, मैं भी गांव में रहता हूँ। हाँ। और किसी ने बोला कि किसान का सर महंगाई से इससे कुछ मतलब नहीं है। ये साल में तो हमको अच्छा भाव मिल रहा था। नहीं, आपको, अरे महंगाई सर, किसान कंज्यूमर भी तो है। आप तेल 200 रुपए किलो खरीदते होंगे सरसों का। सर, मुझे इतना ही कहना है कि सर यहाँ से बाहर आप हटा देंगे तो हम माल बेचे का। नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात को मतलब खाली नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दूसरी तरफ आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, महंगाई काबू में नहीं आ रही थी, और आप ही के बिरादरी के कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो तेजी है तिलहन में वो फंडामेंटल के खिलाफ है। सर, मुझे तो ऐसा कुछ दिख रहा नहीं। जब भी तेजी आती है, जब भी कोई कानून आता है, जब भी कुछ आता है, वो हमारे किसान पर ही मारा जाता है पूरा के पूरा। तो मुझे अभी किसी ने बोला है कि कहीं तो नहीं लिखा है कि ये पहले पिछले बार भी मैंने बोला था कि उन्होंने लेटर दिया था कि किसान के जब भाव ज्यादा हो गए। अब अभी 6,000 और 5,500 रुपए सर ज्यादा भाव नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ तेजी बढ़नी। तेजी तो आप वहां से करते हैं, जो भी करते हो मिल वाले करते होंगे। आज तो हमको बिचौलियों के बीच में डाल दिया। हम पहले कैसा भी अपना माल प्लेटफॉर्म बेच के कहीं भी देश में कहीं बेचते थे, लेकिन आज हमारे पास समस्या खड़ी होगी कि हमको अभी बिचौलियों के पास जाना पड़ेगा और उससे हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा कि साहब हमारा माल ले लो, आप जो भाव बोलेंगे वो भाव पर। तो क्या भला हुआ हमारा इस एक्शन से? वो हमारा तो घाटा होगा ना। अच्छा, तो आप कहेंगे हमको जो मोदी सर बोल रहे थे पहले कि हमको बिचौले कम करना है, बिचौले कम करना है, बिचौले कम नहीं कर रहे, अभी तो बिचौले बढ़ जाएंगे सर। आज तो हमको भाव भी नहीं पता चलेगा। कल से तो हम प्लेटफॉर्म से हम जब निकल जाएंगे तो हम तो भाव भी नहीं पता चलेगा क्या भाव रहेगा तो सोयाबीन का। तो आप कह रहे हैं कि हमें तो भाव ही नहीं पता चलेगा, तो ये दिक्कत आप कह रहे हैं कि हमारे लिए बढ़ जाएगी। पुखराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो लोग इस रोक के पक्ष में हैं, सपोर्ट में हैं,
उनका ये कहना है कि हाँ, मार्केट का बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया था, दाम जो है फंडामेंटल के मुताबिक बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए फैसला ठीक है। क्या आपको भी लगता है कि तिलहन के दाम या कुछ और कमोडिटीज़ के दाम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए थे फंडामेंटल के खिलाफ? देखिए, एक वक्त था मृत्युंजय जी जब जरूरत से ज्यादा बढ़े थे। यानी सरसों 8,900 रुपए हो गई थी, चना 6,000 हो गया था, सोयाबीन 10,000 हो गई थी, तेल 1,500 रुपए हो गया था। वो वक्त था जब हम ये कहते थे कि फंडामेंटल से ज्यादा भाव बढ़ गए हैं और वाकई दाम बहुत बढ़ गए थे। आज जब सोयाबीन 6,000 के पास आ गई है, चना 4,000 4200 के आसपास है, सरसों 7,000 के आसपास है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आज महंगाई है और ये कदम उठाना ठीक है। और यदि महंगाई के नाम पे मृत्युंजय जी कदम उठाना हो, लोग खुल के बोले, खुल के बात करें, तो मैं ये कहूंगा सरकार को पहला कदम उठाना चाहिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पे। फिर हम पे लाती कि भी ये चीजें महंगी है। मुझे ये नहीं समझता, इन्होंने ठीक किया, लिया होगा निर्णय, पर इन्होंने निर्णय लेने में लेट कर दी। जो वक्त था उस वक्त पे इस डिसीजन को नहीं लाया गया, वक्त गुजरने के बाद में इस डिसीजन को लाया गया है, ये गलत लगता है। और इससे ही गलती, ये 10,000 की टाइम सोयाबीन पे रोक लगा देते, बिल्कुल एक्सेप्ट होता, बिल्कुल समझ में आता कि सरकार कंज्यूमर के लिए ऐसा कर रही है। पर अभी का जो समय है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई के चलते इस मामले को लाया गया है या महंगाई के चलते ऐसा कुछ किया गया है मृत्युंजय जी। हाँ, लेकिन सर हो सकता है कि सरकार आखिरी हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल किया हो, क्योंकि सरकार की ये कोशिश रही हो कि हाँ, फ्यूचर मार्केट को डिस्टर्ब ना किया जाए। जितने स्टेप थे सरकार के सामने, इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से लेकर स्टॉक लिमिट लगाने तक, वो तमाम उपाय सरकार ने पहले किए, उसका फ्रूटफुल इम्पैक्ट नहीं हुआ, तब ये फैसला लिया गया। अनुज जी, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप जरा बताएं कि जो लोग अब तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, कोई नई पोजीशन तो ले नहीं सकते हैं, तो अब जो इन्होंने ट्रेड कर रखा है ऑलरेडी तिलहन में, उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है, क्या रास्ता बचता है, ये जरा बताइए। मित्र जी गुड इवनिंग। देखिए, अब सिर्फ ऑप्शन ये बचता है कि वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें, क्योंकि नई पोजीशन इसमें अलाउड नहीं है। और मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, आने वाले 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, जहां पर वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो स्क्वायर ऑफ करना ही खाली एक ऑप्शन रह गया है, यहाँ पर नई पोजीशन नहीं ली जा सकती है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन स्क्वायर ऑफ तुरंत कर लें अभी या रुक के करें? अब देखिए, स्क्वायर ऑफ क्योंकि आगे नई पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आगे जाकर अगर मान लीजिए वॉल्यूम ही खत्म हो जाएगा तो उनको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का भी नहीं मिलेगा। तो मेरा ये व्यू है कि क्योंकि रेट यहाँ पर अभी भी ऊपर की तरफ ही है, तो यहाँ पर धीरे धीरे इनको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए और इंस्टेंट ही स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके लिक्विडिटी, जैसे हम सरसों में देख रहे हैं, चने में देख रहे हैं, लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, तो हो सकता है कि आगे भी लिक्विडिटी खत्म हो जाए। तो बेटर ये कि आप जितना जल्दी हो इसको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएं। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, उसमें देर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन सुनील जी, अब मैं आपसे एक बड़ा सवाल ये पूछ रहा हूं कि हाजिर बाजार पर, स्पॉट के मार्केट पर इस फैसले का क्या इंपैक्ट होगा? क्या स्पॉट मार्केट में दालों के दाम, तिलहन के दाम, तेलों के दाम, अनाज के दाम कम होंगे क्या शॉर्ट टर्म में इस फैसले से? देखिए मृत्युंजय जी, जहां तक चना सबसे पहले सरकार ने रोका था और चने की मंदी आई थी, चना का मंदी आने का सबसे बड़ा कारण था कि प्राइवेट हाथों में और सरकार के पास बहुत ज्यादा माल था और पीएमकेजीवाई में सरकार जो है चने का सप्लाई कर रही थी। लेकिन सर वहां पे आंकड़ों में जब सरकार ने देखा कि चने का वायदा पे रोक के बाद चने का भाव गिरे हैं, तो सरकार ने उठा के उस पर सरसों पे लगा दिया। लेकिन हमने देखा है कि जब सरसों की बुआई हुई तभी सरसों के भाव नीचे हुए थे, उससे पहले सरसों के भाव नीचे नहीं हुए थे। तो कोई भी चीज, यदि ये सेमी पेरिसेबल माल है, ये इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट, सप्लाई और डिमांड में बाजार चलता है। ये कोई भाव हो सकता है कभी किसी के द्वारा 2, 4, 5 दिन शॉर्ट टर्म के लिए ये मैनिपुलेट हो जाए, बाकी मैनिपुलेट नहीं होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण बता दूं कि सरकार खुद 25 से लेके 75% तक खरीदती है धान, गेहूं को लेके, दाल से लेके। दाल सरकार के पास 25% से ज्यादा चना पड़ा था, लेकिन फिर भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकी थी। तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि सरकार ही जब इस भाव को कंट्रोल नहीं कर सकती तो दूसरे कहां कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जहां तक तेजी की बात थी, जब सोयाबीन 9,000 थी तो बेनिन से सोयाबीन 8,700 पड़ रही थी, तब हम कह सकते थे कि तेजी थी, क्योंकि बाहर इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया का मार्केट तेज हो गया। आज
$835-40 बेनिन की सोयाबीन मिल रही है, जिसकी कॉस्टिंग 6,700 पड़ रही है और सोयाबीन के भाव 63-6400 है। तो आज तो हेजिंग भी नहीं कर सकता कोई। इंपोर्ट कैसे करेगा सोयाबीन को या किसी भी चीज को? तेल यदि कोई इंपोर्ट करेगा तो उसको 40 से 45 दिन बाद तेल आएगा। उसके बीच में प्रिडिक्शन क्या होगी? अब तो एक प्रिडिक्शन ये भी करनी पड़ रही है कि सरकार क्या फैसला ले, क्योंकि 1.5 महीने में तो सरकार पता नहीं 2 फैसले बदल सकती है। तो व्यापारी के लिए मुश्किल ये हो गई है कि वो इंपोर्ट नहीं करेगा। आप देखना धीरे धीरे, संदीप जी भी बैठे हैं, वो एक बड़ा इंपोर्ट की मार्केट में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। 35 से 40 दिन तक आपको अपनी पोजीशन को बिना हेज किए रखना और बड़ी क्वांटिटी में माल मंगाना, फिर उसको बेचना एक बहुत बड़ा मुश्किल बड़ा फैसला रहेगा। मुझे लगता है कि इस फैसले से व्यापारी और दूर हटते जाएंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये ट्रेडर के लिए भी बहुत मुश्किल भरा फैसला है। लेकिन अब ज्ञानेश्वर जी आप बताएं कि एफपीओ का अगला कदम क्या होने वाला है? अब आप लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? अभी तो सर हम तो अब हमारे को क्या करना है हमको भी समझ में आ रहा है कि हम सही में सोयाबीन बोए या चना बोए या ना बोए। हमको अभी किधर तो डाइवर्ट होना पड़ेगा अभी दूसरे। क्यों डाइवर्ट क्यों होंगे सर? खेती करेंगे, स्पॉट का मार्केट तो इतना बड़ा मार्केट है ही, वहाँ आपका माल बिकेगा। माल बेचेगा, लेकिन सर मैं पहले बोला आपको कि हमको अभी बिचौलियों के पास में जाना पड़ेगा ना। अभी जो पहली पद्धति हमारी उसके पास जाना पड़ेगा। अभी तो उसका हमारे पास आज ही सर मेरा आज लेने के लिए कोई तैयार नहीं था सोयाबीन। मैं मंडी में गया तो सर पड़े हुए ढीक लेने के लिए तैयार नहीं था कोई। अच्छा, सवा दाम बोल रहे थे, तो अभी क्या करें हम? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया ज्ञानेश्वर जी आपका, पुखराज जी आपका, सुनील जी आपका, संदीप जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस फैसले का क्या इम्पैक्ट आने वाले वक्त में मार्केट के ऊपर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के बाजार में आपके लिए किस तरह से ट्रेड के मौके बनेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे क्रूड की, कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में आप देखिए कि तेज गिरावट आ गई है और आज इंट्राडे में ब्रेंट क्रूड का भाव 70 के भी नीचे आ गया। अभी भी मार्केट करीब करीब 2.5% नीचे है। नामेक्स क्रूड 69 के नीचे है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब 0.4% की नरमी के साथ 5200 के नीचे ट्रेड कर रहा है। वजह साफ है, ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से दुनिया में बढ़ा है, ऐसे में डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है और यूरोप में, अमेरिका में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लिहाजा डिमांड घटने की आशंका बढ़ी, जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत कमजोर कर दिया है। अनुज जी आप बताएं जरा कि क्रूड में आज क्या किया जाए 5200 के नीचे? देखिए मित्र जी, मुझे लगता है कि जो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट आया है उससे भावों में नीचे गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। ऑलमोस्ट करंट रेट से हमें लगता है बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 5260 का लगाएं, टारगेट 5100 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $66 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फंडामेंटल रीजन बिल्कुल सामने क्लियर है कि जो भाव है वो ओमिक्रॉन की वजह से गिरते हुए दिखाई दिए और मुझे लगता है कि उसकी वजह से अभी और गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। तो आप कह रहे हैं कि बेचना चाहिए क्रूड? जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड रखना चाहिए। तो 5100 का टारगेट जो आपने दिया है, कब आज मिल जाएगा या अगले 1 से 2 दिन में? देखिए मुझे लगता है कि आज और कल तक में आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है और $66 तक के लेवल आपको 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये राय है आपकी क्रूड के ऊपर। अच्छा, कच्चे तेल के अलावा आज अनुज जी गोल्ड का मार्केट भी बहुत टूट रहा है और अब ये गिरावट बढ़ रही है। 48,400 के नीचे आ गया एमसीएक्स पर गोल्ड, 231 रुपए नीचे। शाम के कारोबार में क्या गोल्ड की गिरावट भी बढ़ सकती है? देखिए गोल्ड अगर देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1798 के आसपास चल रहा है। वहां पर अभी उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। गोल्ड में हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। एक्सपेक्ट करेंगे अगर यहाँ से भाव 50 रुपए तक गिरते हैं नीचे 48,200 के आसपास तक, तो खरीदारी करना चाहिए। 48,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 48,600 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर हम गोल्ड में देख सकते हैं, तो उससे गोल्ड को एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और गोल्ड के अंदर हम खरीदारी लौटते हुए देखेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर में मुझे पर्टिकुलरली गोल्ड के अंदर तेजी लगती है, जिसके अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रोहित का, पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरे पास 100 कुंटल सोयाबीन पड़ा हुआ है, मेरा खुद का, मैं किसान बात कर रहा हूँ सर। तो सर क्या करना चाहिए? सब इन भाव में बेचना चाहिए कि सर अभी रुकना चाहिए सर? बताइए अनुज जी। 100 क्विंटल सोयाबीन है, किसान है ये,
अब क्या करना चाहिए इनको आज मुझे के तो अभी फैसले के लॉस बाद? हो रहा है इसमें, क्योंकि हमारा साथ जो निकला है वो 1 बोरे एकड़ के हिसाब से निकला है सर ठीक हमारा बात, सोयाबीन। ठीक बात। हाँ बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए फंडामेंटली अगर देखें तो अगर पिछले हम 2 महीनों से देखें तो करीबन 13% सोयाबीन के भाव गिरे हैं। और आगे भी अगर हम देखें तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे एडिबल ऑयल पैक में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोयाबीन की फसल भी काफी अच्छी और आगे सरसों की फसल भी अच्छी रहेगी। तो हमें लगता है कि अगर ये निकल जाए तो बेटर है, क्योंकि आगे भावों में और नरमी देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि भावों में और नरमी आगे दिख सकती है, उस पर आप नज़र रखें। अब्दुल इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी से। पूछिए अब्दुल। अब्दुल, आपको आवाज आ रही है क्या? 51,700 पे लोग जाने। अच्छा, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन आपने चांदी के ऊपर पूछा है। तो चांदी पर अनुज जी बताइए क्या व्यू है आपका? चांदी में आगे क्या, तेजी या मंदी? देखिए चांदी एक रेंज में रहेगी, मगर ये हम जनरली देखेंगे सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा तो खरीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल्ड भी एक अच्छा सपोर्ट पे आकर खरीदारी देखने को मिलेगी। तो सिल्वर के अंदर हमें लगता है कि 61,200 के आसपास खरीदारी करें, 60,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, 62,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। प्योरली इंट्राडे कॉल है जहां पर ये खरीदारी कर सकते हैं। और अगर इनको थोड़ा पोजिशनल वे में खरीदारी करना है तो खरीदारी का ट्रेड 61,000 के आसपास, 60,500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले 3 महीनों में आपको दोबारा से 66,000 से लेकर 67,000 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी जितना नीचे आएगा उतना ही बेस्ट बाय बनेगा। ठीक है, जितना नीचे उतना बेस्ट बाय चांदी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जतिन का है। पूछिए जतिन जी। सर मैं राजस्थान श्रीगंगानगर से बोल रहा हूँ। मैं मस्टर्ड पे रुझान जानना चाहता हूँ सर, आने वाले टाइम में मस्टर्ड का क्या रहेगा? मस्टर्ड का रुझान आप जानना चाहते हैं स्पॉट मार्केट में। बताइए अनुज जी, क्या प्राइस आप आगे देख रहे हैं, क्योंकि बुआई तो बहुत अच्छी हो रही है सरसों की? देखिए मिथुन जी, बिल्कुल एडिबल ऑयल में हमें लगता है कि आगे का जो सीजन रहेंगे 2 महीने वहां पर नरमी का रुख रहेगा। सरसों के अंदर भी हम मान के चल रहे हैं कि आगे 10 से 15% की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार जो मौसम है वो काफी अनुकूल है और जो बुआई है वो भी काफी अच्छी चल रही है। एकरेज भी यहाँ पर 10 से 12% बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं सरसों के अंदर मुझे लगता है कि आगे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। और मुझे लगता है कि अगर हम लेवल वाइज भी देखें, क्योंकि फिजिकल में अभी भाव करीबन 7,800 के आसपास चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाव हो सकता है कि 7,000 के नीचे भी मूव करते हुए दिखाई दें। तो भाव जो है वो नरमी की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ओके, अगला सवाल है नीरज का। पूछिए नीरज। सर कॉपर और निकल में आज क्या करना चाहिए? कहाँ से कॉपर और से बाय? अच्छा, कॉपर और निकल में आज क्या करना चाहिए? 735 के आसपास का कॉपर का भाव है और निकल में भी कमजोरी है। आप जरा बताएं अनुज जी, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है मेटल की भी। तो क्या अभी कॉपर में, निकल में शॉर्ट करने की राय आपकी होगी? देखिए मुझे लगता नहीं कि अभी शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो भाव यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। 732 के आसपास कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में 740 741 के लेवल मिल सकते हैं। अगर इनको शॉर्ट करना है कॉपर में तो 740 के ऊपर ही शॉर्ट करें, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कि एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल मुझे लगता है कि 1520 के आसपास है तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।